हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 1 में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो मतलब ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो इन बेसिस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना एक्यूरेट तरीका नहीं है। तो फिर हम क्या करें? तो अब हम क्या करते हैं, इनकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या होता है, इनको एलिमेंट्स को क्लियरली हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एक्टिविटी 3.8 को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या लिया है इन्होंने? एक मैग्नीशियम रिबन लिया है। ये वाली एक्टिविटी चैप्टर 1 में भी हमने की है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं तो ये कैसा एक फ्लेम, शाइनी फ्लेम के साथ बर्न होता है ना। और यहाँ पे एक लिया है हमने सल्फर पाउडर। अब ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम क्या है? मेटल, और सल्फर पाउडर क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है मैग्नीशियम रिबन, और सल्फर में डेजलिंग फ्लेम के साथ नहीं जलता है। तो जब हम इनको जलाते हैं तो क्या मिलता है हमें, क्योंकि ये जलाएंगे तो एयर से रिएक्ट करेंगे, तो मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा SO2 और SO3 में। यहाँ हम SO2 लिख देते हैं, तो क्या बना लेते हैं? ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करना है, ये जो एशेज हैं इनको हमें डिसॉल्व करना है वाटर में। तो अब ध्यान देने वाली बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बच्चों इक्वेशंस पे बहुत ध्यान दीजिए। जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? MgOH का होल ट्वाइस, जो कि क्या है? बेस। वहीं अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। हाँ, और अगर यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है तो वो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ पे हम SO2 ले रहे हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। अब ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये है बेस, और सल्फ्यूरस एसिड क्या है? ये है एक एसिड। ठीक है, तो अब पीएच पेपर से इनके रिजल्ट कैसे होंगे? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का कंप्लीट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसके सारे के सारे PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो वीडियोस आप हमारे जरूर देखिए। ठीक है, तो एसिड क्या करता है? एसिड कर देता है ब्लू लिटमस को रेड। तो ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को कर देगा रेड कर देगा, और ये क्या करेगा? रेड को कर देगा ब्लू। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेंगे। अब ये ऑब्जर्वेशंस हमें क्या बताते हैं कि जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, जैसे कि हमने क्या लिया? MgO, इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो ये हमने इस एक्टिविटी से सीखा है। तो मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूसेस एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कि क्या हो गए आपके? CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, CO2 से क्या बनेगा? अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H2CO3, जो कि क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। उसी तरह ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया आपका, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, Na2 हो गया, सोडियम ऑक्साइड। तो इन सब का नेचर कैसा होता है? इन सब का नेचर होता है बेसिक। तो ये एक्टिविटी हमें ये सिखाती है कि मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आप सभी जानते हैं दिस इज मर्क्यूरी, कैन बी इजिली कट विद नाइफ। तो ये होते हैं आपके लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये होते हैं कॉपर एंड Ag। पूर कंडक्टर, तो ये हमने क्या देखा था? लेड एंड मर्क्यूरी। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म मेलिएबल एंड डक्टाइल, तो ये तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेलिएबल मतलब शीट में बीट करना मेटल को, और डक्टाइल मतलब वायर्स में। अब मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 3.2.1 से लेके 3.2.4, इसमें हमें क्या करना है? ये जो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम, इनके सैंपल कलेक्ट करने हैं,
और उनके साथ हम कुछ रिएक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं और उन रिएक्शंस के हम रिजल्ट हमें ये बताएंगे कि जो मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, क्योंकि मेटल्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहली एक्टिविटी है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। तो जब हम एयर की बात करते हैं तो किसकी बात होती है, ऑक्सीजन की, क्योंकि एयर में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं मेटल, ये नाइट्रोजन वगैरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक थोड़ी नॉन रिएक्टिव गैस होती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जब इन मेटल्स को कौन से आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, एल्यूमिनियम, इनको जब हम एयर में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। एल्यूमिनियम का क्या बनेगा, Al2O3, कॉपर का CuO, आयरन का Fe2O3, मैग्नीशियम का MgO, जिंक का ZnO और सोडियम का Na2O। ठीक है, इन ऑक्साइड्स को हमें मिलते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जब इन मेटल्स को बर्न करते हैं तो कौन कितना वॉयलेंटली बर्न होता है। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन सैंपल्स को विद अ पेयर ऑफ टोंग हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं ओवर अ फ्लेम, है ना। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो प्योर मेटल होते हैं इनका सरफेस कैसा होता है, इनमें लश्यर होती है, मेटेलिक लश्यर होती है। लेकिन जब हम इनको बर्न करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इनकी जो शाइन होती है वो गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर अभी अभी मैंने फॉर्मूलाज लिखे थे, ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है ना। और उस ऑक्साइड की वजह से ये कैसे दिखते हैं, ये दिखते हैं डल। ठीक है, तो ये दिखते हैं हमें कैसे, डल दिखते हैं। तो ये हमें ये एक्टिविटी बताती है कि जब मेटल को हम हीट करते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, उनकी जो लश्यर होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, जब कॉपर को हम हीट करते हैं एयर में, ठीक है, तो इट कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, जो कि कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए कॉपर की दो स्टेट होती है, एक तो होती है Cu+1 और एक होती है Cu+2, और ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है, -2। इसलिए केमिकल फॉर्मूला बनाना हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और जनरली हमने क्या पढ़ा है कि जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम भी क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला ऐसे कैसा है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 283, है ना। तो इस पे चार्ज क्या आता है, +3, ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है, -2। तो इनकी वैलेंसी को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, Al2O3। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। तो एल्यूमिनियम को हीट करते तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि ये इसका नेचर कैसा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का नेचर होता है एम्फोटेरिक। कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दे कैन शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, इनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। दे कैन एक्ट एज एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक इन नेचर। अब ये हमें प्रूव करना होगा, तो प्रूव कैसे करेंगे, इसमें क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट की जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाए 2014 से लेके 2022 तक, उसी तरीके से मैं इस चैप्टर के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के भी क्वेश्चंस फ्रेम कर रही हूँ 2014 से 2020 तक के। जल्दी मैं वो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। पे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे हो रही है, एसिड से। तो ये क्या है, एसिड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा है, एज अ बेस की तरह। और हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए हमेशा एसिड और बेस जब आप एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब दूसरे केस में देखिए NaOH क्या है, बेस,
और Al2O3 यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह, और हमें क्या मिल रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये है H2O। अब सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूले में ध्यान रखिए, ये NaAlO2 क्यों होता है कि ऑक्साइड पे चार्ज क्या आता है, -2। कितने ऑक्साइड है यहाँ पे, 2, तो टोटल चार्ज ऑक्साइड की वजह से कितना हो गया, -4। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 और सोडियम पे चार्ज +1, तो इस तरीके से +4 चार्ज -4 चार्ज को बैलेंस कर रहा है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में कोई भी डाउट है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेक्चर नंबर मैं एडिटिंग के समय डाल दूंगी, आप थंबनेल पे जाके वो लेक्चर नंबर देख सकते हैं। तो देखिए ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया। इसी तरीके से जब हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं किससे, HCl से, तो क्या बनता है, ZnCl2 प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये हुआ एसिड और जिंक ऑक्साइड ने एक्ट किया एज अ बेस की तरह। इसी तरीके से जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ होती है तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से टोटल -4 चार्ज, जिंक की वजह से +2 चार्ज और 2 सोडियम एटम की वजह से +2 चार्ज, तो चार्ज बैलेंस हो गया और साथ में क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब हम क्या देखते हैं कि ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात हो गई। मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि ये जो Al2O3 वगैरह है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन सम ऑफ दीज आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, द बेसेस दोज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो सोडियम ऑक्साइड कैसे बना, जब हमने सोडियम को ऑक्सीजन में हीट किया या एयर में हीट किया। पोटेशियम ऑक्साइड कैसे बना, जब हमने पोटेशियम मेटल को हीट किया एयर में। तो ध्यान रखिए वॉयलेंटली ये बर्न होते हैं, तो बहुत आसान, बहुत ध्यान से ये हमें बर्न करने होते हैं। तो जब इनको हम इन ऑक्साइड्स को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें एल्कलीज मिलते हैं, NaOH एंड KOH। अब हम यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं जो हमने एक्टिविटी 3.9, यानी कि जब हम मेटल्स को बर्न करते हैं किसमें, एयर में। सो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। ठीक है, सबकी रेट अलग अलग होती है। तो वो उसमें हमने क्या देखा कि जो सोडियम और पोटेशियम है रिएक्ट सो विग्रसली, सो वायलेंटली दैट दे कैचेस फायर इफ केप्ट इन ओपन। तो इसलिए आपने देखा होगा कभी भी लेबोरेटरी में सोडियम मेटल को कभी भी ओपन में नहीं रखा जाता है, ना उसे वाटर में रखा जाता है। उसे कहाँ रखा जाता है, उसे रखा जाता है इमर्स्ड इन केरोसिन में। क्यों, टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। सो टू प्रोटेक्ट and protect those metals and to prevent accidental fires we always keep these metals in kerosene oil। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही important point है। ठीक है, और जो at ordinary temperature the surfaces of metals such as magnesium, aluminium and zinc are covered with a thin layer of oxide। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम पे क्या जम जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाएगी। एल्यूमिनियम पे क्या हो जाएगा, Al2O3 का कोटिंग हो जाएगा। जिंक पे Al2O3, जिंक पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का कोटिंग हो जाएगा। और ये कैसे दिखेंगे, फिर हमें डल दिखेंगे। ठीक है, और इस कोटिंग की वजह से क्या होता है कि बाद में इनका फर्दर ऑक्सीडेशन रुक जाता है, और फिर जब हम इनको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं तो ये मेटल फिर से शाइन करने लग जाते हैं, इनकी मेटेलिक लक्षण हमें फिर से दिखने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आयरन डजंट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली। ये आपको ध्यान रखना है, आयरन फिलिंग्स मतलब उसके जो पाउडर्ड फॉर्म में रहता है ना, वो विग्रसली बर्न होता है। कब, जब हमको उसको फ्लेम पे उसको थोड़े सा स्प्रिंकल करते हैं। कॉपर डजंट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिल्वर एंड गोल्ड की। तो वो तो हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो सिल्वर और गोल्ड हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। देखिए इन मेटल्स का ज्वेलरी फॉर्म में यूज़ करने का एक बहुत बड़ा कारण यही है, ना ये एयर से रिएक्ट करते हैं ना ये वाटर से रिएक्ट करते हैं। ज्वेलरी तो हम डे टू डे लाइफ में पहनते ही है ना, पानी तो उनको टच होता ही है। ना ये एयर से रिएक्ट करते हैं, ना ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, है ना। इसलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, पैसिव मेटल।
लीस्ट रिएक्टिव मेटल इनको कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद एयर, और एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। तो पहले इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये एक्टिविटी 3.9 को और फर्दर इसका जो डिटेल है उसको हम और एलोबरेट कर देते हैं कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ मेटल टेकन हियर। तो हमने सैंपल लिए थे ना, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, तो इसमें क्या था, सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। और हमने क्या देखा, सिल्वर और जो गोल्ड है ये कैसे हैं, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और बीच में ये जो मेटल आते हैं हमारे, कौन से आते हैं, ये आते हैं हमारे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, और लेड और कॉपर, है ना। तो हमें इससे ये समझ में नहीं आ रहा, हमें ये तो समझ में आ गया ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन इन मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ये एयर में बर्न करने से हमें पता नहीं चल रहा। मतलब एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में हम कैसे ये बताएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इनको और आगे इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को और आगे देखना होगा। एयर से तो हमें ये दो कंक्लूजन मिल रहे हैं एयर की रिएक्शन से, तो बाकी के कंक्लूजन हम आगे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे निकालते हैं। अच्छा, ये एनोडाइजिंग, इस पे मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है, आप देख सकते हैं एनोडाइजिंग क्या होता है। तो एनोडाइजिंग में क्या होता है, इस तरीके से एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आप जानते ही हैं, यहाँ बना देती हूँ मैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, यहाँ पे एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है, इधर इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, और इनको बैटरी से हम जोड़ देते हैं, कैथोड और एनोड से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिया जाता है एनोडाइजिंग में, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 को लिया जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और एनोड पे हम क्या लेते हैं, एनोड हम लेते हैं किसका, जनरली एल्यूमिनियम मेटल का। और जो कैथोड होता है वो आप ग्रेफाइट का ले सकते हैं या किसी और मेटल का ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एनोडाइजिंग प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, जो एनोड होता है वो जनरली किसका लिया जाता है, एनोड लिया जाता है एल्यूमिनियम या किसी और मेटल का। अब जो डाइल्यूट H2SO4 होता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एट कैथोड, है ना, और ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन गैस क्या करती है, एनोड पे जाती है, और आपने क्या देखा है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम से रिएक्ट करती है और Al2O3 बना देती है, मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग हो जाता है। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम के ऊपर हम ऑक्साइड लेयर का एक थिक कोटिंग बना देते हैं। अब इसके यूजेस क्या है, दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एज एन अट्रैक्टिव फिनिश, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये इस मेटल को कोरोजन से बचाता है। तो ये इसके यूजेस है। तो एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्टिविटी 3.10 में हम वाटर से रिएक्शन की बात करते हैं। पहले हमने किससे की थी, एयर से, और क्या पता चला था कि सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है और गोल्ड और सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, और बीच वाले मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो सैंपल किसके ले रहे हैं हम, वही एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, लेड और AU मतलब गोल्ड, और जो सोडियम, पोटेशियम वगैरह इनके सैंपल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनकी कोल्ड वाटर से रिएक्टिविटी को देखते हैं, और ये इफ़ एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, तो उसमें आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम पे जब पानी डाला जाता है तो आग जलती है। कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है, ये सारे ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, है ना। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, हाँ, उसमें कैल्शियम फ्लोट करने लग जाता है। पुट द मेटल्स दैट डिडंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर से आप जानते हैं हम जो ज्वेलरी पहनते हैं सोने चांदी की, ये दोनों ही रिएक्ट नहीं करती। ये सब आगे और हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
फॉर द मेटल्स दैट डिडंट रिएक्ट विद हॉट वाटर, तो ये हमारे सिल्वर और गोल्ड हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। और जो स्टीम है, स्टीम से रिएक्ट करता है आपका आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक सेटअप बनाया गया है, यहाँ पे ग्लास फुल सोक्ड इन वाटर, किस लिए? ताकि यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी? स्टीम, ठीक है। और यहाँ पे मेटल सैंपल यहाँ पे ध्यान रखिए, जनरली क्या लिया जाएगा? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या स्टडी कर रहे हैं हम? स्टीम में इन मेटल्स का बर्निंग का रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जब स्टीम से ये मेटल बर्न होते हैं तो यहाँ पे एक गैस निकलती है, वो गैस होगी आपकी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं। जब कोई बर्निंग कैंडल इसके पास ले जाते हैं हम, तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अब यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं मेटल की रिएक्शन किससे? वाटर से, मेटल और वाटर, ठीक है। तो जब मेटल वाटर से रिएक्ट करती है तो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये जो कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हर एक नहीं होते, ये आप हमने पढ़ा है। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ये जनरल इक्वेशन है कि मेटल की वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो अल्टीमेटली कुछ मेटल्स के केस में हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी से ही ये भयंकर आग निकाल देती हैं। तो इसका मतलब सोडियम पोटेशियम कैसी है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में ये टॉप पे रहेंगे। और ये क्या करती है? जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इमीडिएटली कैचेस फायर, इसलिए आग निकलती है। और क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हीट एनर्जी यहाँ पे निकलती है। तो हमने क्या देखा कि पोटेशियम और सोडियम, इनसे दूर रहना है, इनमें पानी कभी भी नहीं डालना है। किस में रखना है इन्हें? केरोसिन ऑयल में रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं सोडियम की रिएक्शन ऑफ कैल्शियम की। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट, मतलब इतनी खतरनाक नहीं होती जितने खतरनाक ये दोनों हैं। यहाँ पे भी हीट इवॉल्व होती है, बट वो हीट जो इवॉल्व होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को जला दे। तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो कैच फायर वाला सिचुएशन नहीं बनता है जो इन केसेस में बनता है। तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है, हाइड्रोजन गैस भी निकालता है, पर ये आग नहीं पकड़ता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर क्या होता है? कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मतलब ये हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बने, इन बबल्स पे क्या होता है? कैल्शियम फ्लोट करता है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है फिर वो उस पर फ्लोट करने लगता है? तो उसका जवाब है कैल्शियम। और सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल है जिनको वाटर से दूर रखा जाता है क्योंकि वो फायर कैच कर लेते हैं। मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जबकि कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये किससे करता है? ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। ध्यान रखना है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। अच्छा, तो मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें? ये 2H2O लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और फिर क्या होता है? इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इज सरफेस। तो मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों फ्लोट करते हैं। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखनी है। कि बात करते हैं हम एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की। दे डू नॉट रिएक्ट विद ईदर कोल्ड और हॉट वाटर। तो फिर किससे करेंगे? देखिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी मतलब गैस, मतलब स्टीम। ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे, है ना। और क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब यहाँ पे ये Fe3O4 जो ऑक्साइड है ये मिक्स ऑक्साइड है। ये एक्चुअली इस तरीके से होता है FeO एंड Fe2O3, और ये मिलके क्या बनाते हैं? Fe3O4,
है ना। यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में है और यहाँ पे आयरन +3 स्टेट में, इसलिए जो Fe3O4 है ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो इसकी जो एक्टिविटी का पिक्चर था वो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये ग्लास फूल में सोक्ड इन वाटर, तो यहाँ से स्टीम जनरेट होती है और ये वाले मेटल्स आपके कौन से होंगे, आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। इसका मतलब हमने क्या देखा कि सोडियम और जो, इधर लिख देती हूँ मैं, सोडियम और पोटेशियम कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। और बाकी के जो मेटल्स हैं इनमें एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो किससे ज़्यादा है, लेड और कॉपर से। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड से तो होगी, सिल्वर और गोल्ड तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस कंक्लूजन पे पहुँच गए कि एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव देन लेड एंड कॉपर। और सिल्वर गोल्ड तो है ही है, वो तो लीस्ट रिएक्टिव है। तो इस कंक्लूजन ये हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हमारा अगला काम क्या है कि भाई ये जो तीनों मेटल हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनकी आपस में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो हमने मेटल्स की किससे रिएक्शन देख ली, ऑक्सीजन के साथ देख ली और वाटर के साथ देख लिया हमने। अब किसके साथ देखेंगे हम, एसिड्स के साथ। मतलब